तो शुरू करते हैं तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 16। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 9.10। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, केवल हमारा उदाहरण रह गया था। तो मैंने बताया उस आज की क्लास में केवल हम उदाहरण समझेंगे आखिरी, और उसके बाद की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सारांश को जो है समझेंगे पूरी क्लास के, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब हम यानी इस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमारा चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। तो इतनी ही क्लासें हमारी हो गई हैं और अब चैप्टर खत्म होने पे है। तो आपने एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगा चुके होंगे, 2-3 बार लगा चुके होंगे मेरे साथ साथ। तो अब आशा है कि आप एनसीईआरटी को लास्ट बार अच्छे से रीड करके पैक करके रख दें, सारे उदाहरणों को लगा लें, हर चीज को समझ लें, सारे डाउट अपना क्लियर कर लें। और अपनी अब एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करने का समय आ गया है। अब उदाहरण के बाद ये समझ लीजिए एनसीईआरटी खत्म है, एक सारांश की क्लास और है। तो उसके बाद मैं क्विज जो डालूंगा, कोशिश करिएगा कि उस क्विज को आप कहीं से देख के ना सॉल्व करें। पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ने के बाद, 2-3 बार रिवीजन करने के बाद, अपने जो ये अपने उदाहरण हैं इनको लगाने के बाद, सारे जो प्रश्न आपको बुक में दिए गए होंगे उन्हें लगाने के बाद ही क्विज को लगाइएगा। मेरी जो बनाई गई है, मैंने क्विज जो डाली है, तो तभी लगाइएगा। मुझे आशा है आपके बहुत अच्छे नंबर क्विज में आएंगे और अपने एग्जाम में भी बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए क्लास को अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुम समझेंगे उदाहरण को। तो चलिए फिलहाल, अब बच्चों, अब इस पूरे अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण संख्यानात्मक उदाहरण को समझने जा रहे हैं। उदाहरण 9.10 जो हमें यह सिखाता है कि किसी कोशिकीय नली में बने बुलबुले के भीतर दबाव कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखिए प्रश्न का विवरण क्या है यहाँ। अब देखिए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। 2 मिलीमीटर व्यास की किसी के नली का निचला सिरा बीकर में भरे जल के पृष्ठ के 8 सेंटीमीटर नीचे तक डुबोया जाता है। नली के जल में डूबे सिरे पर अर्धगोलीय बुलबुला फुलाने के लिए नली के भीतर आवश्यक दाब ज्ञात कीजिए। प्रयोग के ताप पर जल का पृष्ठ तनाव 7.3 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर है। जल का घनत्व 1000 kg/m³ के बराबर है। और वायुमंडलीय दाब 1.01 × 10⁻5 है, जो भी होता भी है। तथा गुरुत्वाकर्षण बल जो कि हमेशा से 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसमें हमें दाब जो है आधिक्य भी परिकलित कीजिए, मतलब दाब आधिक्य भी हमें परिकलित करना है। तो अब देखिए, यहाँ एक केशिकीय नली है जिसका व्यास 2 मिलीमीटर है। इसका निचला सिरा जल से भरे बीकर में 8 सेंटीमीटर तक डुबोया गया है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यदि इस नली के डूबे हुए सिरे पर अर्धगोलाकार बुलबुला बनता है, तो उस बुलबुले को फुलाने के लिए नली के अंदर कितना दबाव लगाना पड़ेगा। अब दिए गए मान क्या है। व्यास 2 मिलीमीटर दी गई है, त्रिज्या दी गई है 1 × 10⁻³ मीटर। जो डुबाई गई लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में अगर परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 0.08 मीटर। जल का पृष्ठ तनाव दिया गया है 7.3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। जल का घनत्व दिया हुआ है 1000 kg/m³। वायुमंडलीय दाब दिया गया है एक एक 1.01 × 10⁻5 पास्कल। गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा से 9.8 दिए होता ही है। तो चलिए समझते हैं प्रश्न को। किसी द्रव के भीतर गैस के बुलबुले में दबाव का अतिरिक्त भाग पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होता है। एकल द्रव सतह के लिए हम डेल्टा पी के फॉर्मूला क्या होता है, 2s/r। जबकि यदि बुलबुला किसी द्रव की बूंद की तरह दो सतहों से घिरा हो, तो समीकरण होगा डेल्टा पी इक्वल टू 4s/r। इस प्रश्न में बुलबुला अर्धगोलाकार है, इसलिए यहाँ केवल एक ही द्रव पृष्ठ है। अतः हम प्रयोग करेंगे डेल्टा पी बराबर 2s/r। तो बाहरी दाब क्या होगा, बुलबुले के बाहर का दाब दो भागों से मिलकर बनेगा। एक होगा हमारा वायुमंडलीय दाब P0, और 8 सेंटीमीटर जल स्तंभ का दाब यानी कि ρgh। तो P0 P0 किसके बराबर होगा, P0 प्लस ρgh। P0 की वैल्यू हमें पता है, 1 प्लस रो हमें पता है 1000। गुरुत्वाकर्षण पर पता है हमें 9.8। और हाई एच हमें पता है, मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 मीटर। तो P0 की वैल्यू क्या आएगी, 1.01784 × 10⁻5 पास्कल। अब अंदर का दाब समझिए।
अब बुलबुले के भीतर का दाब होगा, देखिए हम चलते हैं आगे। हाँ, तो पी आई किसके बराबर होगा? रुकिए जरा, हाँ, तो पी आई किसके बराबर होगा? पी नॉट प्लस टू एस अपॉन आर के बराबर। अब पी आई, अब देखिए, पी नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.0178 गुणा 10 की पावर 5, और प्लस एस की वैल्यू क्या हमें दी हुई है? 7.3 गुणा 10 की पावर -2, अपन आर की वैल्यू दी गई है 10 की पावर -3। तो पी आई बराबर 1.0178 गुणा 10 की पावर 5 प्लस कितना होगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2s/r की, तो क्या आएगी 146। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा पी आई का? 1.0 मतलब 1.02 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल, लगभग इसके आसपास आएगा। तो परिणाम में रिजल्ट क्या आया? बुलबुले के भीतर का जो है अधिक दाब A 146 पास्कल है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि को केशिकीय नली बहुत पतली है, इसलिए उसके अंदर बनने वाला बुलबुला लगभग अर्धगोलाकार होता है। ऐसे में नली की त्रिज्या को ही बुलबुले की त्रिज्या के बराबर मान सकते हैं। यानी आर बराबर क्या होगा? 1.0 गुणा 10 की पावर -3, वो लगभग 10 की पावर -3 मीटर के बराबर है लगभग। तो अब देखिए, अब हम इसको समझ लिया है। अब ये देखिए, जबकि अब यही ये है बहुत समझने वाली बात, इसको आप समझिएगा तो आपको उदाहरण तो छोड़िए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्योंकि बुलबुला अर्धगोलीय है, ठीक है, अतः यहाँ केश नली की त्रिज्या को ही बुलबुले की त्रिज्या माना गया है। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है, उत्तर का निकटन 3 सार्थक अंकों तक किया गया है। बुलबुले के भीतर का दाब अधिक, ये कितना होगा 146 पास्कल, जो कि हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे देखिए, हाँ, ये था। तो हाँ, तो हमने क्या निकाला था? जो हमने 2s/r की वैल्यू निकाली थी, मतलब जब पी आई निकाल रहे थे तो पी नॉट प्लस 2s/r किया था। तो पी नॉट पे तो जो हमने पी नॉट पहले, पी जीरो जो हमने पहले निकाला था, 1.0174 गुणा 10 की पावर 5, तो वो तो वैसा ही वैसा है। 2s/r की वैल्यू आई, वो आई है 146, तो उसी को ये कहते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये है, देखो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 146। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको निकालेंगे तो ये लगभग 146 के आसपास आएगा। आप यहीं से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, और बाहर क्या है, 10 की पावर 5 का गुणा करना है दोनों में। तो पहले आप इसमें इसका गुणा करिए तो क्या आएगा? इसको शो दशमलव को 5 संख्या रख, इसका ये 1 2 3 4 और 5, तो क्या है 146। तो जो ये अपनी 2s/, तो ये जो 2s/r है, ये ही है 146। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका अर्थ क्या है अच्छे से। तो चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ। हम्म, तो देखिए, अब ये 146 क्या है? बुलबुले के भीतर का अधिक दाब है 146। अब समझिए इसका व्याख्या क्या है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि केशिकीय नली बहुत पतली है, इसलिए उसके अंदर बनने वाला बुलबुला लगभग अर्धगोलाकार होता है। ऐसे में हम नली की त्रिज्या को ही बुलबुले की त्रिज्या के बराबर मान सकते हैं। यानी आर 1.0 गुणा 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होगी, तो मैंने आपको बताई है। तो ऐसे में हम जो है नली की त्रिज्या को ही बुलबुले की त्रिज्या के बराबर मान सकते हैं, तो हम मानते भी हैं। अब इसका आप ये समझ लीजिए, भौतिक अर्थ समझिए। यह 146 पास्कल का दाब वास्तव में वह अतिरिक्त बल है जो पृष्ठ तनाव को जो है परास्त कर बुलबुला फुलाने के लिए आवश्यक होता है। ध्यान से समझिए इसको। ये बहुत मतलब वैसा टॉपिक है जो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आपको पहले सुनना पड़ेगा अच्छे से। ये जो 146 पास्कल जो हमने निकाला है, जो दाब निकाला है, वो अतिरिक्त बल है जो पृष्ठ तनाव का को परास्त कर
बुलबुले बुलबुला फुलाने के लिए आवश्यक होता है। जैसे ही यह अतिरिक्त दाब उत्पन्न होता है, गैस तरल की सतह को बाहर की ओर धकेलती है और एक बुलबुला बनता है। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है? बुलबुले का अंदरूनी दाब हमेशा बाहर के दाब से अधिक होता है। क्या बात आपको याद रखनी है कि जो बुलबुले का अंदरूनी दाब होता है वो हमेशा बाहर के दाब से अधिक होगा। तो यह अंतर पृष्ठ तनाव के अनुपात होता है। तो ये जो अंतर होता है दाबों में, वो क्या होता है? पृष्ठ तनाव के अनुपात होता है, जो हमने पहले फॉर्मूले में भी देखा था, सूत्रों में भी देखा था। तो जितनी छोटी त्रिज्या होगी, त्रिज्या आर से हमने दर्शाई थी, तो जितनी छोटी त्रिज्या होगी उतना ही अधिक दाब आवश्यक होगा। तो क्यों, अगर फॉर्मूले के अनुसार हम देखें तो सूत्र में ही दिख रहा है कि अगर त्रिज्या छोटी होगी तो हमें अब जो है अब उतना ही अधिक दाब आवश्यक होगा। तो व्यावहारिक दृष्टि से सोचें तो इसी सिद्धांत पर साबुन के बुलबुले भी बनते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि साबुन के बुलबुले कैसे बनते हैं। तो जब हम फूंक मारते हैं तो हवा का अंदरूनी दाब साबुन पानी की पतली झिल्ली को खींचकर एक गोलाकार झिल्ली बनाता है। मैंने आपको बताया था कि जो हम हवा डालते हैं बुलबुला बनाने के लिए, वो हवा ना तो इतनी कम होनी चाहिए कि बुलबुला ही ना बन पाए, पहले आप तो बनेगा नहीं, आपको एक अतिरिक्त दाब डालना होगा, अतिरिक्त हवा उसमें डालनी होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा हवा डाल देते हैं तो भी बुलबुला फूट सकता है। तो जब हम फूंक मारे तो हवा का जो अंदरूनी दाब है साबुन पानी की पतली जो झिल्ली होता है उसको खींचकर एक गोलाकार झिल्ली जो है बना लेता है। अब एक सामान्य स्वर में सोचें तो बच्चों, इस उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि पृष्ठ तनाव न केवल तरल को फैलने से रोकता है, बल्कि यह तरल सतहों में ऊर्जा का संतुलन भी बनाए रखता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, ये जो मैंने आज आपको उदाहरण कराया है, ये उदाहरण ही आपके चैप्टर के पूरे चैप्टर की एक एक पॉइंट को, या कह सकते हैं एक एक टॉपिक को कनेक्ट कर रहा है, और एक ही उदाहरण में आपको हर एक चीज में समझाने की प्रयास कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं इस उदाहरण की सहायता से आपको पूरा चैप्टर में हाथ मिला के रख दूं या पूरा चैप्टर करा दूं। ये तो संभव नहीं है, लेकिन इस उदाहरण से मैं ज्यादातर चाह रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपको बिल्कुल भी समझ चीजें दिक्कत ना हो। तो बस अभी बस खत्म हो गया है चैप्टर। बस निष्कर्ष मैं आपको समझाऊंगा और क्लास खत्म करते हैं। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो बच्चों यही समझिए, इस उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि पृष्ठ तनाव न केवल तरल को फैलने से रोकता है, बल्कि वह तरल सतहों में ऊर्जा का संतुलन भी बनाए रखता है। इसी के कारण छोटे छोटे बुलबुले बन पाते हैं। यही कारण है कि छोटे छोटे बुलबुले बन पाते हैं, और उनका जो है आकार तथा स्थिरता गणितीय रूप से पृष्ठ तनाव और त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो ये बात भी है, अब आप तो जानती हैं। तो उनका जो आकार होगा और स्थिरता होगा वो गणितीय रूप से पृष्ठ तनाव और त्रिज्या पर निर्भर करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था आकार वैसे भी गोलाकार होता है, और वो मैंने बताया था उसमें अगर हम बाहर के बलों को, गुरुत्वाकर्षण बल को ना माने, तो तब जो है हमारा जो जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण गोलाकार जो है उसका आकार होता है। और उसमें पृष्ठ तनाव और त्रिज्या पर जो है वो निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? आकार और उनकी स्थिरता। जो स्थिरता और दोनों गणितीय रूप से पृष्ठ तनाव पर निर्भर करते हैं। तो निष्कर्ष इसका यही है इस उदाहरण का। बुलबुले के भीतर का दाब कितना हमने निकाला? 1.202 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। साथ में हमने अतिरिक्त दाब जो है वो कितना आया? अतिरिक्त दाब हमारा निकल के आया एक एक मतलब 146, 146 पास्कल। मुख्य कारण क्या था? पृष्ठ तनाव एस और उसकी त्रिज्या आर। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया ये कि क्या था हमारा उदाहरण। फिलहाल आज हमने पढ़ा उदाहरण 9.1। यहाँ पर हो चुका है हमारा चैप्टर खत्म। कल एक क्लास और होगी बस, मतलब एक क्लास इसके बाद और आएगी, वो आखिरी क्लास होगी। वो उसमें होगा हमारा सारांश, मतलब उस पूरे चैप्टर की समरी, जिसको एक सारांश के रूप में हम पूरे चैप्टर को एक बार में समझेंगे और इस चैप्टर को वहीं पे दफना देंगे, कुल मिला के दिमाग में सेट कर देंगे। और उसके बाद आपको ना ही कोई प्रश्न होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे। वो तो आप अभी तक मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हो, तो वो तो वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अपनी सारांश की वीडियो और देखते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि सारांश की वीडियो देखने से पहले आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ के आएंगे, क्योंकि तब आपको सारांश अच्छे से समझ में आएगा। चलिए
आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने सारांश के लेक्चर में, अगले मतलब लास्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।